ओरिएंटेशन लिया था कि यार एग्जैक्टली सीए इंटर में पढ़ना कैसे है। मैंने आपको एक ओरिएंटेशन बताया था कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन 6 सब्जेक्ट्स के हमको क्या क्या सिलेबस कवर करना है, कौन सा इजी टॉपिक रहने वाला है, कौन सा टफ सब्जेक्ट रहने वाला है, किसमें आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, किसमें आपको स्पीड पे काम करना है, कहाँ पे आपको थियरी में फोकस करना है, कहाँ प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, बहुत सारी बातें। दैट इज बेसिक ओरिएंटेशन की यार कैसे हम लोग सीए इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं। कंटेंट को लेके भी कल मैंने बात करी थी आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था कंटेंट में हम लोग जो आईसीएआई का कंटेंट है वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाला है, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो आरटीपी हो, चाहे वो एमटीपी हो, चाहे वो हमारे नोट्स हो। हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी नोट्स, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। किसी ऑथर के नोट्स को उठाने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई ने इतने क्वेश्चंस और इतना कुछ दिया हुआ है कि आपको किसी एक्स्ट्रा नोट्स की और क्लास के अलावा किसी और नोट्स की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अब कल मैंने इसके अलावा आप लोगों को यह भी बताया था कि साहब हमारे पास कौन कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें एक तो फर्स्ट ग्रुप में आता है अकाउंट्स, दैट्स इन स्कोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज उसमें बच्चों के एवरेज मार्क्स 60 to 80 के बीच में रहते हैं। और सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें बच्चों के एवरेज मार्क्स 70 to 90 के बीच में भी रहते हैं, मतलब 100 out of 100 भी आते हैं बच्चों के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। इट मींस ये दोनों ग्रुप्स में अलग अलग स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब कल मैंने ये भी बताया था क्यों हम बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी पे जाना चाहेंगे, क्यों एक ग्रुप करने में हम 3 महीने और डिले हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप अभी करते हैं तो आपका सीधे 6 महीने का डिले होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप 6 महीने मान के चलना, 3 महीने मत मान के चलना, क्योंकि आप 2 महीने में पूरी क्लासेस नहीं कर पाओगे। वो भी कल मैंने आपको लॉजिकली समझाया था कि क्यों वो इम्पॉसिबल है। आपको क्लासेस तो अभी ही स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको बोथ ग्रुप सितंबर 25 में देना है या जनवरी 25 में देना है। मई 26 तक का इंतजार कर, जनवरी 26 में देना है। अगर आप मई 26 तक का इंतजार करते हो तो फिर आप अभी एक ग्रुप करो 3 सब्जेक्ट और बाद में 4 महीने में 3 सब्जेक्ट करो। वो भी थोड़ा मुझे लॉजिकल और रीजनेबल डिसीजन नहीं लगता है। मुझे लगता है अभी आपके पास में 9 महीने का टाइम है, आपके पास में और कोई लोड नहीं है, तो अभी आपको बोथ ग्रुप की प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आखिरी में जाके लगता है नहीं भी हो रहा है, कोचिंग तो कंप्लीट करके रख लो ताकि बाद में आपके पास में जो 2.5-3 महीने रहेंगे उसमें आप सेल्फ स्टडी करके सेकेंड ग्रुप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सको। ये मेरे कल आपको लॉजिकली और रीजनेबली बताया था, ये होना चाहिए, दैट्स ए रैशनल डिसीजन। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स है उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, जो बच्चे नए हैं उनको। आई एम सी निखिल गुकरू एंड आई विल बी टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स इन योर सीए इंटर। फर्स्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट्स ए सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। अनदर वन इज जीएसटी, दैट्स ए सब्जेक्ट ऑफ 50 मार्क्स। तो 150 नंबर का मैं आपको पढ़ाऊंगा सीए इंटर में। मतलब आप ही मुझे सबसे ज्यादा कोई झेलना है आपको किसी को तो मुझे ही झेलना है, और मुझे भी उल्टा, मेरे लिए भी वही है, सबसे ज्यादा किसी को आपको झेलना है तो मुझे झेलना है, क्योंकि आई विल बी टीचिंग 25% ऑफ योर होल सीए इंटर सिलेबस। तो 150 नंबर का, 600 में से 150 नंबर का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें 100 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 50 नंबर का सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दैट इज जीएसटी। फॉर्चुनेटली दोनों ही सब्जेक्ट मेरे को तो मतलब बच्चों को भी सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं। मुझे तो ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूं इतने साल से, तो मेरे को तो जो चीज पढ़ाऊंगा वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन बच्चे भी बोलते हैं कि सर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स में एक तो जीएसटी आता है और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। सब्जेक्ट ही ऐसे बने कि आपको बहुत मजा आने वाला है उन सब्जेक्ट को पढ़ने में। अब अगला मुद्दा आता है कि सर हम अभी कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं, हमारा जो आज का डिस्कशन हम लोग चालू करने वाले हैं, हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जीएसटी जो ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है वो हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? सर हमको तो पढ़ना है जीएसटी, हमने सुना है बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, हमको तो पहले दिन से पढ़ाओ। इसमें एक प्रॉब्लम है, जीएसटी में अमेंडमेंट्स आते हैं और आपके ऊपर दिसंबर तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, ऑलमोस्ट दिसंबर तक के। मतलब अभी अपने को 2-2.5 महीने वेट करना चाहिए जीएसटी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हमने अभी जीएसटी स्टार्ट कर दिया तो जो 2-3 महीने में अपडेट्स आई हैं वो आपको वापस मुझे पढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 पेज की अपडेट से पढ़ा देना क्या फर्क पड़ता है। लास्ट अटेम्प्ट में 75 पेजेस के अमेंडमेंट्स थे। ऐसे नहीं है कि अमेंडमेंट मतलब 4 पेज के अमेंडमेंट या 2 पेज के अमेंडमेंट या 2 पेज ही तो पढ़ा देना, सर क्या फर्क पड़ता है। आउट ऑफ 300 पेजेस का मॉड्यूल 75 पेजेस के अमेंडमेंट्स थे, 20% अमेंड हो गया। जीएसटी में अमेंडमेंट्स इतने सारे आते हैं, दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट कि अभी जीएसटी को हम ना स्टार्ट करें। आई विल इंसिस्ट कि अभी हम जीएसटी को स्टार्ट ना करें तो बेटर है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे। मैं कॉस्ट और जीएसटी को
पैरेलली साथ साथ में कैसे पढ़ाऊंगा कि जैसे मान लीजिए मेरा 2-3 चैप्टर कॉस्ट का हो गया तो फिर मैंने जीएसटी उठा लिया, ताकि आप लोगों को ऐसा भी नहीं लगे यार कॉस्ट ही कॉस्ट चले जा रहा है, थोड़ा हमको कुछ और डिफरेंट भी चाहिए। रोज क्या दाल चावल खाएंगे, किसी दिन बिरयानी भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बड़ा सब्जेक्ट है। 3-4-5 चैप्टर कर लेंगे, तब तक हमारा नवंबर दिसंबर हो जाएगा, तब तक हमको पता है हमारे अमेंडमेंट जितने आने हैं वो सारे हो जाएंगे। देन विल स्टार्ट विद जीएसटी, बीच में चालू कर लेंगे, फिर वापस हम कॉस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली मैं तो आपको आखिरी तक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मुझे 150 नंबर का पढ़ाना है, और वो भी उसी अपने एक टाइम फ्रेम के अंदर 2 घंटे, पौने 2 घंटे की जो क्लास होती है उसी मुझे 150 नंबर का पढ़ाना है। तो मैं तो आखिरी तक आप लोगों के साथ रहने वाला हूं, तो मैं बीच में कॉस्ट जीएसटी को शिफ्टिंग करता रहूंगा। लेकिन अभी जीएसटी स्टार्ट करने में बेवकूफी है। कारण ये है कि अगले 2-3 महीने में जो भी अमेंडमेंट आने वाले वो सब सितंबर 25 में आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट जीएसटी। ठीक है सर, तो हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए फिर अभी? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और करना भी इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं सबसे पहले इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं। ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहले मैंने कल आपको बता दिया था इट्स ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे इसके अंदर। मैंने आपको बताया था कल, मैंने वो ई नोट्स निकाल के आपको बताया थे कि हम लोग सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, मॉड्यूल, नोट्स, पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी सब कवर हो जाएगा क्लास के अंदर। आप खुद बोलोगे सर अब आप बता दो इसमें से कितने करने, क्योंकि आपने करा तो सारे ही दिए। तो फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस रिवीजन में आपको करने रहेंगे। वो मैंने 1 शॉट रिवीजन का पीडीएफ भी कल आपको बताया था, जिससे आप 1 शॉट में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो सब चीजें मैं आपको देता रहूंगा। अभी सवाल आता है कि सर इस सब्जेक्ट के बारे में बताइए क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग 100 नंबर का सब्जेक्ट है। इसमें एक शब्द सबसे पहले आता है और वो है कॉस्ट। एक शब्द आपको दिख रहा होगा और वो है कॉस्ट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक शब्द सबसे पहले आता है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट। हिंदी में अगर बोलूं तो हम इसको लागत बोलते हैं, कि यार किसी भी चीज को बनाने की लागत कितनी लगी, कॉस्ट क्या आई। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? नॉट वो 3 इडियट्स वाली मुझे डेफिनेशन चाहिए, वो प्रोफेसर वाली नहीं चाहिए मुझे वैसी डेफिनेशन। मुझे बहुत सिंपल भाषा में समझाइए, आपको क्या लगता है व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट? ओके, फर्स्ट इज बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा, फाइनल पोजीशन तक लाने में जो एक्सपेंडिचर लगे वो। ओके जी, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। ओके, नाउ यू आर टेलिंग मी वेराइटी। बढ़िया है, मैं तो बोलता हूं जितना आता है सब उल्टी कर डालो। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट और बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। बनाने से बेचने का खर्चा, टू द प्रोडक्ट टू फाइनलाइज और द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द फिनिशिंग ऑफ दैट गुड्स, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। एनीथिंग एल्स? एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और बताना चाहेंगे आप रिगार्डिंग व्हाट इज द कॉस्ट? चले एक काम करते हैं। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी अपन आंसर सुन लेते हैं। कोई भी एक्सपेंसिव गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं, इनपुट जितने भी लगे हैं उसको खर्चा बोलते हैं। अमाउंट इनकर्ड ऑन ए प्रोडक्ट, वेरी गुड। रॉ मटेरियल लाने की कॉस्ट को हम कॉस्ट बोलते हैं। बहुत सारे आंसर निकल के आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने बोला था जो आ रहा है वो दिमाग से निकाल दो, कोई लोड नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हम लोग छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए इसको और हम लोग जाते हैं प्रैक्टिकल पे। और एक काम करता हूं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपके सामने दिखाता हूं और आप बताना आपके हिसाब से इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं एक शॉपिंग स्प्री पे और मैं आपको ले चलता हूं एलवी के ऑनलाइन वेबसाइट पे। आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है, राजवाड़ा पे भी इसके बैग्स मिलते हैं, लुई विटॉन। इफ यू हैव हर्ड दिस नेम बिफोर, LVMH करके ग्रुप है उसका, एक ब्रांड है लुई विटॉन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया मॉडल दिख रही है। बढ़िया सर, आप बढ़िया, हमको क्लास में ऐसे ही मन लगवाते रहना। तो इसमें आपको बैग्स दिख रहे हैं। चलो ऑफ कोर्स बॉयज तो ठीक है, क्या ही लेंगे अपन, वुमेन बैग्स पे चलते हैं। वुमेन बैग्स को क्लिक कर देता हूं मैं, और अरे ये बढ़िया मॉडल आ गई। अब इसके नीचे आप देखिए, ये बैग है, बड़ा सिंपल सा ब्रांड आपने देखा होगा, राजवाड़ा पे वही कई सारे बेल्ट, शूज इस ब्रांड के मिलते हैं। ये ब्रांड है LV। ठीक, 2200 रुपए का कुछ, 22 नहीं 1 मिनट वापस जीरो, 1 मिनट 22, अच्छा 2,20,000। ओहो, कुछ गड़बड़ है सर? नहीं गड़बड़ है कि सही है? 2,20,000 रुपए का बैग है ये रहा है ना। और सर ये जो है ये सोने के नहीं है,
कोई सोच रहा होगा अच्छा ये सोने के हैं, नहीं है सोने के, सिंपल मेटल जो होता है, नहीं है किसी क्रोकोडाइल का या सांप का चमड़ा है, ये नॉर्मल जो लेदर होता है या एक रैक्सीन होता है वही कपड़ा है, कुछ भी अलग नहीं है। 2,20,000 रुपीज का बैग है, 2,20,000, ठीक सही है। राजवाड़ा पे भी मिलता है। अब मैंने देखा है कई लड़के आते हैं एक्टिवा पे एलवी के जूते पहन के, एक्टिवा स्टैंड पे लगाते हैं जूते वूते, बेल्ट वेल्ट एलवी लिखा हुआ है मस्त वाला। मैंने कहा यार इसको जो एक्टिवा बिक जाएगी दो, है ना, उतने में एक बेल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लोग पहनते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ब्रांडेड है भैया, और बहुत बड़े ब्रांड का कॉपी ले लेते हैं। पॉइंट क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। आप मुझे बताओ व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस बैग। मैं बोल रहा हूं इस बैग की लागत बताओ। 2 से 5,000, ओके, एक आंसर आ रहा है 15,000, ओके, 2 से 5,000 है, लेदर ओरिजिनल है तो 10-15,000 रुपए का बैग होगा, मतलब दिस इज द कॉस्ट ऑफ इट, दिस बैग 80-90,000, ओके, नाउ द ओके, अब 80-90,000, ओके, और ऑनलाइन अच्छा, मुस्कान बोल रही है एक्सपेक्शन 10K होगा सर, क्या है 10K होगा, बहुत बढ़िया, और ओके, मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ दिस बैग 2,20,000 इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बैग, दिस मैं एलवी के एंगल से बता रहा हूं, नॉट एट योर पॉइंट। अपने नहीं कि पापा मेरे को 2,20,000 चाहिए बैग खरीदने के लिए, वो कॉस्ट नहीं, बनाने में, मतलब एलवी को क्या कॉस्ट आई इस बैग की। ऑफ कोर्स आपको जो बेच रहा है उसमें तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी होगा ना, सो आई नीड द कॉस्ट कि ये कॉस्ट आई है, नॉट द सेल प्राइस। वो सेल प्राइस 2B से एलवी के एंगल से देखना, आप नॉट फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव, एलवी के एंगल से देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बैग फॉर एलवीएमएच, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे 5,000, 10,000, 15,000, मैंने इंस्टाग्राम पे भी ऐसी बहुत सारी रील्स देखी है, मैंने मतलब एक ट्विटर पे देखा था, एक एक्टर ने एक ताज होटल या किसी बड़े होटल में बनाना ऑर्डर किया, और बनाना ऑर्डर करने के बाद उसने ट्वीट किया कि ताज होटल, वाओ यू आर चार्जिंग 500 रुपीज फॉर ए बनाना, यस, और उसने ये सोचा कि सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट बनाना टू ताज होटल, 5 रुपीज, 10 रुपीज, एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 500। मैं इसी पर्सपेक्टिव को बदलना चाहता हूं, ये गलत पर्सपेक्टिव है। आप बोल रहे हो, मैम ने सबसे पहले बोला सर 5 से 10,000 रुपए की कॉस्ट आई होगी सर इस बैग की, और एलवी को क्या ही लगा होगा, है ना। आपने डेफिनेशन में जो बोला और आप जो प्रैक्टिकल में जा रहे हो, पता है आपने यहां चेंज कर लिया अपना सिनेरियो। आपने डेफिनेशन में बोला द कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, बनाने से बेचने तक की सारी लागत बोला, लेकिन आपने जब यहां बैग देखा तो आपने बोला क्या ही लगा होगा 5 से 10,000, आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग काउंट कर ली। आपने बोला यार एलवी को बनाने में क्या लगा होगा, 5 से 10,000 रुपए। यही प्रॉब्लम हम जब प्रैक्टिकली किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तब हमें दिखती है, हमें लगता है यार ताज होटल 500 रुपए का बनाना बेच रहा है, गलत, 10 रुपए का ठेले पे मिल जाता है, तो भाई ठेले पे ऑर्डर करना। ताज में जाके किसने बोला केला खाना है, और खाना है तो भैया ताज होटल सिर्फ बनाने का पैसा ही थोड़ी आपसे लेगा, क्या ताज होटल का रेंट आपसे नहीं लेगा, क्या ताज होटल उस सैलरी, जो बंदा आपको 50,000 रुपए की सैलरी वाला आदमी ट्रे में लेके वो बनाना आपके पास लेके आया है और आपको ग्रीट कर रहा है, ऐसा छील के दूं क्या, ठीक है, वो बंदे की सैलरी किससे लोगे आप, वही बंदा देगा ना। यही पर्सपेक्टिव हमको चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जब भी कॉस्टिंग से समझते हैं ना, हमारे दिमाग में हमेशा ये दिखता है कितने में पड़ जाएगा, क्यों, हमारे घर पे मम्मी ने हमको यही फीड कर रखा है। मम्मी जब भी कई अच्छे होटल में जाके खाना खाते थे ना, तो मम्मी सबसे पहले मेन्यू कार्ड में बोलती 400 रुपए की पनीर की सब्जी, पागल हो गए हैं क्या, घर में 50 रुपए बन जाती है। क्योंकि हमारे घर पे हम लोगों ने यही सुना है कि यार ये चीज घर पे करे तो कितना आसान है, आज ये चीज मैं कपड़ा लेके बनवाऊं तो बन जाएगा 5,000 रुपए के अंदर, ऐसे छप भी जाएगा ऐसा कैसा। पर पॉइंट है कि सर मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी देखनी है कंपनी की। आज के सिनारियो में जितनी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने की नहीं आती ना, उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट आजकल इस प्रोडक्ट को बेचने की आती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल शार्क टैंक का, आपने कभी पर यूनिट कॉस्टिंग देखा हो तो वो लोग जब भी शार्क टैंक में पाई चार्ट खोल के दिखाते हैं कि कितना लगा होगा, तो पता है क्या बोलते हैं, सर मैं एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता हूं, इसको बनाने में मुझे 20% कॉस्ट आती है ओनली, पर फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो लोग 70 to 80% पैसा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन इन सब में खर्च कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो काम हम शार्क टैंक पे देखते हैं कि छोटे छोटे ब्रांड्स कर रहे हैं, वो काम एलवी पिछले 100 सालों से कर रहा है।
आप बोलोगे सर 5,000 10,000 का बैग 2 लाख रुपए में बेच रहा है तो गलत है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनका प्रॉफिट्स नहीं होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन ये भी बोलना गलत है कि 10,000 का बैग है। जो ऊपर आपने अभी हाल मॉडल देखी ना, ये 100% कोई सुपर मॉडल होगी, दिख भी रही है। ये मॉडल के आगे ही होगी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए शूट में। बोले आ जाऊंगी मैं, आप बता दो कौन से राजवाड़ा पे आना है, आ जाऊंगी 50,000 रुपए लूंगी। ऑफकोर्स इसने लिए होंगे $1,000,000। एलवी के फैशन शो और एलवी को शूट करने के लिए बड़ी बड़ी मॉडल्स हायर की जाती है, जीजी हदीद, केंडल जेनर, ये 50-50 मिलियन डॉलर लेते हैं एक शूट का। वो पैसा मुझे बताओ एलवी कहां से निकाल रहा है, किससे निकाल रहा है? कस्टमर से ले रहा है ना। ऑफकोर्स कहां से ले रहा है? कस्टमर से। मतलब जितना उसको उस बैग को बनाने में खर्चा नहीं आ रहा है ना, उससे ज्यादा उस बैग को उसे बेचने, एज ए ब्रांड अपने आप को स्टैब्लिश करने में जो एलवी खर्च कर रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, एलवी ये बैग खुद तो बनाता ही नहीं है। जितने भी बड़े ब्रांड्स है, इन सबके बैग्स पता है कहां बनते हैं? चाइना। चाइना में तो ठीक है, कुछ ताइवान जगह है जहां पे बनता है। आजकल सबसे बड़ा हब है वियतनाम। वियतनाम, थाईलैंड, साउथ एशिया में बांग्लादेश, दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ, स्टैंडर्ड्स उनके रहते हैं, रॉ मटेरियल वो लोग देते हैं, लेकिन जारा अपने सारे कपड़े बांग्लादेश से बनवाता है। जैक एंड जोन्स अपने सारे कपड़े वियतनाम से बनवाता है। मेड इन वियतनाम लिखा आता है जैक एंड जोन्स के कपड़े पे, जाके देखना। मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ चीप लेबर। दे आर नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे आर ब्रांड्स। उनको पता है मैन्युफैक्चरिंग में तो कुछ भी नहीं लगना है, जो लगना है वो किस चीज में लगना है, उसको एज ए ब्रांड बनाने में लगना है। तो फिर ये बोलना गलत है कि कॉस्ट 10,000 है। उन्होंने बोला नहीं सर कॉस्ट 80-90 हजार होगी। मैं बोलता हूं और भी ज्यादा होगी। मैं उसका एक और लॉजिक बताता हूं। आपने बोल दिया सर एडवर्टाइजिंग लग रहा है, आपने बोल दिया सर मॉडल्स को हायर करने का पैसा लग रहा है। मैं आपको बताता हूं इनके रेंटल्स कितने होंगे। अपन एक काम करते हैं, एलवी का एक शोरूम कोई भी देखते हैं। देखा है आपने एलवी का सिंगापुर? देखा है? एलवी, जो लोग सिंगापुर गए ना, उन लोगों ने एलवी का सिंगापुर वाला 100% वो स्टोर देखा होगा, क्योंकि वो सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पे स्टोर है। वो जो स्टोर है ना, वो स्टोर बेसिकली सिंगापुर के सबसे महंगे एरिया का सबसे महंगा स्टोर है। और अगर आप उस स्टोर को फोटोग्राफ में देखोगे तो you'll रियलाइज कि वो एक तैरते हुए जहाज की तरह स्टोर है, पानी के बीच में स्टोर है। और ये स्टोर है 10-12 फ्लोर का। अब आप सोचो इसका क्या रेंटल होगा। जस्ट इमेजिन क्या रेंट होगा इसका। 2-3 करोड़ रुपए बहुत आराम से रेंट होगा महीने का, और ज्यादा होगा, क्योंकि आजकल मुंबई में फ्लैट से मिल जाते हैं 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ के। तो आज मुझे बताओ, ये जो इतना बड़ा शोरूम खोल के बैठे हो, इसका साल का रेंट 50 करोड़ रुपए तो आराम से होगा। तो आराम से महीने का 2.5-3 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब ये है कि एलवी ऐसे कितने सारे स्टोर पूरे दुनिया में खोल के बैठा होगा। एक एक स्टोर का रेंट है 3-3 4-4 करोड़ रुपए का। कहां से लेगा पैसा? कस्टमर से। मतलब एक चीज ध्यान रखना, अगली बार जब मम्मी टोके ना कि क्यों इतना महंगा खाना खा रहा है, पागल 300 रुपए का पास्ता कहां खाते, 50 रुपए का पास्ता, मैदा ही तो है उसके अंदर, क्या है। और अगर आपको बोले कि 600 रुपए का पिज्जा कौन खाता है, जाके घर पे बना लेंगे। 100 रुपए का पनीर की सब्जी कौन खाता है, काजू करी 500 क्या, 5 रुपए 10 रुपए काजू डले हुए हैं उसके अंदर, गिन के दगे 10 काजू है। तो मम्मी को बोलना, मम्मी पैसा बनाने का नहीं दे रहे हैं अपन लोग, पैसा दे रहे हैं जगह का, पैसा दे रहे हैं एम्बियंस का, पैसा दे रहे हैं उनकी बहुत सारी ऐसी कॉस्ट का जो आपको प्रोडक्ट में नहीं दिख रही है। आज बैग में आपको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा शोरूम का खर्चा भी तो लगा होगा, लेकिन लगा तो है। आज एलवी मान लो किसी छोटी सी दुकान में जाके 2.5 लाख रुपए का बैग बेचेगा तो कोई लेगा क्या? तो 2.5 लाख रुपए का बैग के लिए उसको एम्बियंस, उसको जो एनवायरमेंट है, उसको जो प्रिंसेस वाली फीलिंग है वो तो देनी पड़ेगी ना। और वो प्रिंसेस वाली फीलिंग के लिए ऐसे शोरूम्स भी रखने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ, आज अगर हम बोले कि उस बैग को बेचने में 2,20,000 रुपए में एलवी बेच रहा है, तो ये बोलना तो बिल्कुल गलत है कि 10-15 हजार रुपए में बन गया होगा। बन गया होगा मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गई होगी 10-15 हजार रुपए में, क्योंकि उन लोगों ने वियतनाम और उधर से बनवा लिए होंगे। द मेन पॉइंट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, द मेन पॉइंट इज सेलिंग। ये लोग उसको किस तरह से बेच रहे हैं, किस ब्रांड को बना के बेच रहे हैं, किस तरह से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरह से उसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब एक चीज समझने की जरूरत है, कॉस्ट का मतलब आप लोग जब भी डेफिनेशन में कुछ ही बोलो, प्रैक्टिकल में आप लोग हमेशा देखते हो कि यार ये तो मैं इतने में बना लेता, यही कॉस्ट है इसकी। नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कॉस्ट बहुत सारी और भी लगी होगी जो आपसे ली गई होगी, लेकिन वो आपको उस प्रोडक्ट में नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट की सही डेफिनेशन दूं, तो डेफिनेशन तो आपने सही बोली, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल में जाओगे तो मैं बोल दूंगा आप गलत तरीके से सोच रहे हो।
इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। इंटरनेट पे क्या होता है, आधे से ज्यादा जनता तो अर्ध ज्ञान वाली, अर्ध ज्ञान मतलब जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन बस फ्री ऑफ स्पीच मिल गया ना तो जो है पेल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अभी इंटरनेट पे थोड़े दिन पहले मैंने एक वो देखा था, एक पोस्ट था जिसमें एक किसी बच्चे को कोई रेयर डिसीज हुई, बीमारी ऐसी हुई जिसका इंजेक्शन आता है 16 करोड़ रुपए का। बच्चे की बीमारी है, 16 करोड़ का इंजेक्शन है, पूरी दुनिया में शायद 100-200 लोग हैं जिनको वो बीमारी होती है। 16 करोड़ का इंजेक्शन है एक। वो फंड रेजिंग करके उन्होंने वो 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी कर लिए और इंपोर्ट करा वो यूएस की कंपनी से और लगा भी दिया बच्चे को, व्हाटएवर। पर इंटरनेट पे फिर एक चालू हो गया नया क्रिटिसिज्म कि कोई भी कंपनी 16 करोड़ रुपए कैसे ले सकती है, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। 16 करोड़ कैसे हो सकता है कि इंजेक्शन बॉटल के, कोई मार्स से थोड़ी लेके आया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ का ही है, केमिकल भी वही है, बस उनके पास उसका पेटेंट है, इस कारण वो मैन्युफैक्चरिंग कोई और नहीं कर सकता। तो ये मनमानी कर रही है कंपनी। ये ट्विटर पे चालू हो गया, सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड भी करने लग गए, रॉन्ग है ये वो प्ला डिमका। मैं उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक मिनट सोचता हूं, आपको पता है एफडीए अप्रूवल लेने में 10 साल लग जाते हैं और आपको एक लैब बना के रिसर्च करनी पड़ती किसी भी नई बीमारी के वैक्सीन को या किसी भी नई बीमारी के इंजेक्शन को तैयार करने के लिए। जस्ट इमेजिन 10 सालों में उस कंपनी ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, यूएस डॉलर्स में बात करें तो आई थिंक मिलियन डॉलर्स खर्च किए होंगे, मतलब करोड़ ऑफ रुपीस खर्च किए होंगे। 100, 200, 500 करोड़ तो बहुत आराम से खर्च हो गए होंगे, क्योंकि 10 साल तक आपने लैब बना के कितने सारे डॉक्टर्स को हायर करा, सब चीजें खर्च करी होगी। आप मुझे बताओ पूरी दुनिया में कस्टमर कितने हैं? 100 भी नहीं। अफोर्ड करने वाले कितने हैं? और कम। तो आप मुझे बताओ अगर आपने 1000 करोड़ खर्च कर दिए 10 साल के अंदर और टोटल में जाके 100 कस्टमर को आप बेचोगे तो मतलब पर कस्टमर आपको सिर्फ रिसर्च कॉस्ट कितनी आ गई? 10 करोड़। तो अगर आप 16 करोड़ रुपए में इंजेक्शन बेच रहे हो तो कहां गलत कर रहे हो? लेकिन हम जब उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, तो हम बोलते हैं इंजेक्शन को बनाने में लगा क्या। So you have to change your perspective because हम लोग अब मैन्युफैक्चरिंग साइड से सोचेंगे ना कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि यार एक्चुअली इस चीज को बनाने में क्या क्या लगा होगा। क्योंकि मैं हमेशा एक मुहावरा बोलता हूं कॉस्टिंग में कि एक हिंदी मुहावरा है, तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा। इसका मीनिंग पता है आपको क्या होता है? इसका मीनिंग है कि अगर कहीं से कुछ हुआ है तो वो हुआ तो कस्टमर से ही है। मतलब अगर मैं इसको कॉस्ट के एंगल से बात करूं तो तेल से तिल्ली में ही निकलेगा, मतलब कंपनी ने जितना भी कॉस्ट लगाया है उस प्रोडक्ट को बनाने का और बेचने का, अल्टीमेटली कस्टमर से ही लेगी। तो अगर वो आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट भी दे रहा है ना, तो आप ये मत सोचना है कि आपको उसके पैसे नहीं लगे, अल्टीमेटली वो लिया तो आपसे ही है। अगर आप देख रहे हो वाओ क्या बढ़िया पैकेजिंग करी है इस प्रोडक्ट की, लिया आपसे ही है। तो तेल तो दिल्ली में से ही निकलेगा। मतलब अगर किसी भी कंपनी ने कोई भी खर्च किया है तो मान के चलना कंपनी वो पैसा आपसे लेगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट वो अपन लिख लेते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और जो आप लोग बोल रहे थे वही है, कुछ भी अलग नहीं है। लिखिए डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली कॉस्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो सौरभ। एलवी इनकर्स ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट। नन्दिता आउटसोर्स करते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ब्रांडिंग के कारण कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है कुमकुम। सेजल बिल्कुल सही है। चले तो सबसे पहले लिखते हैं, मैंने कल एक और चीज बोली थी कि ब्रिंग ए प्रॉपर कॉपी फ्रॉम टुमारो, है ना? आज चलेगा, आज पहला दिन है आपका, कल से आप प्रॉपर कॉपी लेके आइएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कंजूसी मत करना कॉपी में, क्योंकि जितनी कॉपी लाओगे सब भर जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं कि 200 पेज की काफी है, 300 पेज की काफी है, आपको जितनी कॉपी लानी ले आओ, सब भर जाएगी। ठीक है? और वो मैंने कल बोला था रफ फेयर का लफड़ा खत्म कर दो यार। अब वो टाइम नहीं है हमारे पास कि पहले रफ करेंगे फिर फेयर करेंगे, फिर रफ करेंगे फिर फेयर करेंगे। एक कॉमन कॉपी होनी चाहिए फॉर कैलकुलेशंस एंड रफ वर्क। अदरवाइज आपको जो मेन आपका जो कॉपी है वही कॉपी आप क्लास में भी लेके आएंगे, वही कॉपी आप घर पे भी होमवर्क में यूज करेंगे। ऐसा नहीं सर घर की कॉपी अलग यहाँ की कॉपी अलग, ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने को। वो सब 11वीं 12वीं के चोचले थे, अब वो सारे चोचलों से बाहर आना पड़ेगा, समय नहीं है हमारे पास में। ठीक है? कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले लिखिए एनी अमाउंट spent or incurred
ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी अमाउंट जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हो उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। सर क्या सिंपल भाषा में लिख दिया आपने, यही सिंपल डेफिनेशन है जो हम कॉस्ट में समझें, क्योंकि एनी अमाउंट जस्टिफाइज एवरीथिंग। एक प्रोडक्ट और सर्विसेज पे किया गया सारा खर्च कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ इंक्लूजन्स हैं तो कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। क्या क्या चीजें कॉस्ट में आती है एक बार अपन उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं, फिर मेन लिस्ट है क्या क्या चीजें हम कॉस्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो जानना है। सर आप बोल रहे हो एनी अमाउंट, तो क्या सभी कुछ आ जाएगा क्या? कुछ तो होगा जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता होगा। तो एक साइड अपन इंक्लूजन्स ले लेते हैं, एक साइड हम एक्सक्लूजन्स ले लेते हैं। क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर आनी चाहिए और क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए, अपन उसकी एक लिस्ट फटाफट तैयार कर लेते हैं ताकि अपने को पता पड़ जाए किन किन चीजों को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं और क्या क्या चीजें प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आती। चलो आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या चीजें आपको लगता है कॉस्ट में आती है। सर एक प्रोडक्ट से जो भी क्या क्या लगा, स्टार्टिंग से देखें अपन, सबसे पहले क्या लगा होगा सर? एक तो रॉ मटेरियल, ये तो अपन कस्टमर से लेते ही हैं सर। लेबर लेते हैं कस्टमर से, जो भी उसको बनाने की मेहनत लगी है। आज मान लो आपने खुद से बनवाया, आउटसोर्स किया, आपने वियतनाम से बनवाया, तो जो वियतनाम से बनाने की कॉस्ट लगी होगी वो भी तो कस्टमर भुगतेगा ना। तो रॉ मटेरियल लग गया, उसको बनाने का लेबर लग गया, उसको बनाने में लगने वाला पावर लग गया, उसको बनाने में लगने वाले फैक्ट्री के सारे खर्चे लग गए, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का मेंटेनेंस हो गया, उसको बनाने में जो भी मशीन का डेप्रिसिएशन लगा है। अब यहां एक क्रूशियल पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। हम लोग कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट में मशीन की कॉस्ट को डायरेक्टली नहीं चार्ज कर सकते। समझो मैंने एक मशीन खरीदी, तो क्या मैं बोलूंगा मशीन का खर्चा ये कस्टमर पूरा देगा? सर उसकी एक लाइफ होती है, 10 साल लाइफ होती है, 5 साल लाइफ होती है, 15 साल लाइफ होती है। तो हम मशीन के कॉस्ट को कैसे कस्टमर से लेंगे? थोड़ा थोड़ा करके। आज मुझे बताइए एसी नहाटा एकेडमी नहीं खरीदा, तो क्या 6 महीने में जितने बच्चे पढ़ के जाएंगे उनसे सारी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। सर एसी अगर 5 साल चलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा हर साल डिप्रिशिएट करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट मतलब नॉट एसेट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एसेट्स का डेप्रिसिएशन। क्योंकि आज अगर एसेट को कॉस्ट मान लोगे तो पहली बात तो बेसिक प्रिंसिपल से ही अलग हो गया। एसेट इज नॉट ए कॉस्ट, एसेट होता है आपको जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो चीज, लेकिन उसके बेनिफिट्स अगर 5-10 साल के हैं तो आप ऑफ कोर्स मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर साल कॉस्ट रिकवर करोगे। और वही चीज हमको यहां पे भी ध्यान रखनी है, मशीन को खरीदा वो आपके लिए कभी भी कॉस्ट नहीं होगा, मशीन का डेप्रिसिएशन आपके लिए कॉस्ट होगा। बहुत बढ़िया। और बताइए सर और क्या आएगा? हाँ हाँ, व्हाइट लेबलिंग, वो आउटसोर्सिंग, वही आ रहे हैं अपन, अगला वही लिखने वाला था मैं। लिखिए आप, इसको बोलते हैं जॉब वर्क कॉस्ट, जॉब वर्क चार्जेस, ये व्हाइट लेबलिंग भी कहलाता है। और सिंपल भाषा में बोलूं तो मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग। आप खुद नहीं बनाते हो, आप अपना काम किसी और से करवा लेते हो। कोई एग्जांपल लेगा इंडिया में कौन कौन सी कंपनी जो ऐसे जॉब वर्क कराती होगी? बोट, ऑफ कोर्स बोट जो म्यूजिक कंपनी, वो अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाती है। एप्पल, एप्पल अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम, इंडिया, चाइना से करवाता है। पतंजलि अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी और से करवाता है। पतंजलि के पास फैक्ट्री ही नहीं है। पतंजलि को, आपको क्या लगा पतंजलि ने एक बार में 400 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए? कैसे कर दिए 400 प्रोडक्ट लॉन्च? किया फैक्ट्री खोल ली थी सारी? ऑफ कोर्स उन्होंने दूसरे वेंडर्स को पकड़ा जो लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रहे थे, उनसे बनवा रहे हैं। तो ये शार्क टैंक पे ऑलमोस्ट जितनी कंपनी आ रही सब आउटसोर्सिंग वाली है। लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए लेने आ रहे हैं। इनके पास फैक्ट्री होती तो क्या 25 लाख रुपए की भीख मांगने आते क्या? ऑफ कोर्स ये लोग 25-50 लाख रुपए लेने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके पास फैक्ट्री है ही नहीं, छोटा सा बिजनेस है सर, मैन्युफैक्चरिंग भी किसी और से करवा रहे हैं, हमारा सिर्फ लेबल लगा के बेच रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट ये है कि ये सब लोग जो छोटे बिजनेसेस करते हैं वो लोग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज नहीं करते, वो किसी और की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूज करते हैं। इवन बड़े बड़े ब्रांड्स भी यही करते हैं, जो मैंने एलवी का एग्जांपल लिया। तो इसको बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल किसी भी पैकेट पे देखना, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय अगर अलग अलग कंपनी, मतलब वो व्हाइट लेबलिंग है। मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अलग है और मार्केट करने वाली कंपनी अलग है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्हाइट लेबलिंग है। जैसे एप्पल बोलता है मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉक्सकॉन, मार्केटेड बाय एप्पल इंडिया, एप्पल कैलिफोर्निया। तो मार्केट कौन कर रहा है इसको? एप्पल। ब्रांड किसका है? एप्पल का। पर मैन्युफैक्चर किया है फॉक्सकॉन चाइना ने। तो इस तरीके से हम लोग व्हाइट लेबलिंग की कॉस्ट को लेते हैं और वो भी मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी। एप्पल के लिए तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो यही है ना, जो उन्होंने बाहर से काम करवाया वो कॉस्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। और क्या आएगा सब?
एडवर्टीजमेंट, ऑफ कोर्स मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, ये सब चीजें आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। आई थिंक पैकिंग भी आएगी, पैकेजिंग भी आएगा। पैकिंग मतलब बेसिकली पैकिंग हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग को, जो प्रोडक्ट की पैकिंग होती है वो। और एक होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है यार? सेकेंडरी पैकिंग। ये होता क्या है मेरे को समझ में नहीं आता है। सेकेंडरी पैकिंग किसी ने सुना है नाम पहले? ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पैकेजिंग की जाती है, कार्टन्स को बॉक्सेस में रख के जो पैक करते हैं, कंटेनर्स में रख के जो इसको भेजा जाता है, सामान को कोल्ड कंटेनर्स में रखा जाता है, ये सब पैकेजिंग होता है। जनरली पैकिंग तो प्रोडक्ट को कस्टमर को दी जाती है, पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग और एक को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पैकिंग। और क्या खर्चा है जो आपको लगता है एक प्रोडक्ट कॉस्ट में आना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, ऑफकोर्स दोनों ट्रांसपोर्टेशन आते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड मतलब कैरेज इनवर्ड, जिसको हम रॉ मटेरियल को लाने का ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड मतलब फिनिश गुड्स को आगे भेजने का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी यहां आ जाता है। एडवर्टाइजिंग हो गया, पैकिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फैक्ट्री के खर्चे हो गए। मैं आपको बता दूं ऑफिस के एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस के खर्चे लगे वो भी तो अल्टीमेटली, मैंने क्या बोला, एक कंपनी जितना खर्च अपने प्रोडक्ट पे कर रही है वो सब कस्टमर से लेगी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन ही क्यों ना हो। अगर वो प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी कर रही है, वो प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रही है, वो ऑडिटिंग करवा रही है, वो डायरेक्टर्स को बैठा रही है, अल्टीमेटली है तो सब उस काम के लिए ही ना। तो वो सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्ट के लिए। तो इवन ऑफिस एक्सपेंसेस भी हम लोग हमारी कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इंटरेस्ट में हम लोग चैप्टर वाइज अलग अलग पढ़ेंगे। तो एक काम करो, एक्सक्लूजन में इंटरेस्ट लिख के, एक्सक्लूजन में इंटरेस्ट लिख के लिखो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। चैप्टर वाइज क्यों पढ़ेंगे हम इसको? क्योंकि क्या है, कुछ चैप्टर्स ने इंटरेस्ट को कॉस्ट माना है, कुछ चैप्टर बोलते नहीं ब्याज कॉस्ट नहीं होती। तो वो एक्चुअली सिस्टम अलग अलग है। कुछ लोग मानते नहीं हम हमारी अकाउंटिंग में ब्याज को भी लेंगे, कुछ लोग बोलते नहीं हम हमारी अकाउंटिंग में ब्याज को नहीं लेंगे। तो हम इंटरेस्ट को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या दिखा हुआ है वो सारी चीजें अपन इंटरेस्ट को लेके एक एक करके बात करेंगे। एक मैम अभी बोल रही थी, कुछ इधर से आवाज आ रही थी, आर एन डी कॉस्ट होता है कि नहीं होता है? पहले बताओ। होता है। अभी आलम ने पढ़ा, वो इंजेक्शन को अगर बनाने में, रिसर्च करने में इतनी कॉस्ट आ रही है, तो वो चीज ऑफकोर्स कस्टमर से ली जाती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो भी कस्टमर से लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप देख लो ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, चलो सैमसंग फोल्ड इज ए वेरी गुड एग्जांपल। क्या लगा, 1.5 लाख रुपए का फोन है वो, किसी काम का? एक स्क्रीन बस डबल कर दी और खुलता है, बस लगता बड़ा अच्छा, अरे खुल गया, बड़ा हो गया, वाह मजा आ गया। 1.5 लाख रुपए में बेच रहा है यार सैमसंग। क्यों बेच रहा है 1.5 लाख रुपए में? आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख की है क्या? नहीं, एक्चुअली रिसर्च, क्योंकि सैमसंग ही वो पहली कंपनी है जो फोल्डेबल स्क्रीन फोन लेके आई। अब वो मोटरोला भी लेके आ गया फ्लिप नाम से, सब चीजें। अब वो हुआवे तो 3 फोल्ड वाला लेके आ गया, 1 2 3, मतलब वो तो घड़ी कर दो आप पूरे फोन को, है ना, वैसे लेके आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये लो, अब हुआवे का फोन 2 लाख रुपए का है, 3 फोल्ड वाला। हुआवे कंपनी का फोन 2 लाख रुपए का है, 3 फोल्ड वाला फोन है। अब मुझे बताओ ये कंपनी क्यों इतना पैसा ले रही है? वन ऑन द ओनली रीजन इज बिकॉज दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च। तो ये लोग शुरू के ईयर्स में हमेशा जब टेक्नोलॉजी नई होती ना, तब वो रिसर्च का पैसा कस्टमर से लेते हैं। Once that overheads is recovered, once all the expenses of research are recovered, अब लगता है कंपनी को नहीं, हो गई ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, चलो अब प्राइस कम कर दो। वो अभी देखना, फोल्डेबल फोन 2 साल के अंदर 60,000 रुपए मिलने लग जाएंगे। वो जो एलईडी के साथ हुआ था ना कि 1-1 लाख रुपए की एलईडी 25-25 हजार रुपए में आने लग गई, और अब वो ओएलईडी 2 लाख रुपए की आ रही है। मैं आपको तो 3 साल बाद ओएलईडी 25-50 हजार रुपए में आने लग जाएगी। क्यों एलईडी 30-40 हजार रुपए में आने लग जाएगी? क्यों? क्योंकि दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग। यार लगना तो वही ना, मैं स्क्रीन को ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, मैन्युफैक्चरिंग तो वही आनी है। किस चीज का पैसा कंपनी आज प्रीमियम चार्ज कर रही है? रिसर्च का। एक बार वो रिकवर हो गया तो उसके बाद उनको फिर रिसर्च कॉस्ट लेने की जरूरत है ही नहीं, फिर वो सस्ता कर देंगे। बोले आप मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ही लग रहा है, बेचो 30,000 रुपए में, क्यों लगाए 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए? तो ऐसे कंपनी रिसर्च कॉस्ट को भी कस्टमर से रिकवर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक करती है। फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब उसका पैसा रिकवर करना चालू कर देगी। जीएसटी, अब अपन एक काम करते हैं, जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी हम एक्सक्लूजन्स में लिखेंगे, और अब क्या लिखेंगे सुनना, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, और ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडेड इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट is available, if ITC is available,
बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों ने भी आंसर्स दिए हैं, विपन के बारे में बात करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कमीशन, रॉयल्टी, मेंटेनेंस, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन वाले बच्चों ने ही बोली है। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल आता है, सर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सुनना। एक नाम आपने कभी सुना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी। नाम सुना है आपने कभी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईटीसी। क्या होता है, किसी को पता है? एक मिनट, मैम बताएगी। व्हाट्स योर नेम मैम? ऋषिता। ऋषिका, बताइए ऋषिका मैम। क्रेडिट क्या होता है? पास ऑन कर सकते हैं, ओके ठीक है। रिबेट क्या होता है? मेरे को फिर फंसाओ मत टेक्निकल भाषा में के अंदर, है ना, मेरे को बहुत सिंपल भाषा में चाहिए है। रिबेट क्या होता है? रिबेट क्या होता है? एक मिनट, रिबेट क्या होता है? सैमसंग से फोन खरीदा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया, इससे मेरे को समझ में आएगा, बताइए। 1 लाख का फोन है, ओके ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। रिटर्न ले सकते हैं। और कुछ सुना तो होगा ना कभी आईटीसी के बारे में, क्योंकि न्यूज़पेपर में रेगुलरली आता है जीएसटी के, आईटीसी को लेके बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, ऑनलाइन कुछ बताना चाहते हैं बच्चे? ऑनलाइन बताएंगे आईटीसी। टैक्स इनपुट को टैक्स आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हैं, नेट पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मुस्कान बजाज, बहुत बढ़िया। मैं बताता हूं एकदम सिंपल भाषा में एग्जांपल, जैसे उसने भी फोन का एग्जांपल लिया, मैं आईपैड का एग्जांपल ले लेता हूं, और ये एक्चुअल केस है इसलिए मैं बता रहा हूं। आई एम ए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी फीस आप लोगों से मुझे मिल रही है, उस फीस के ऊपर मुझे जीएसटी लगता है। जैसे आप लोग अगर अभी 60,000 की फीस पे करोगे बोथ ग्रुप की, वॉट एवर इज द फीस, उसमें 16 से 17,000 रुपए का जीएसटी है। मतलब हम लोगों को नेट नेट 45,000 ही मिलेंगे। 16,000 रुपए कौन ले जाएगी? गवर्नमेंट। मैं मेरे एग्जाम्पल की बात करता हूं। मान लीजिए मुझे इस क्लास से 6 लाख रुपए की फीस मिली, या 10 लाख रुपए की फीस मिली। 10 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी लगा दे तो 1,80,000 रुपए का जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना रहेगा। गॉट इट? 1,80,000 कौन मांगेगा मुझसे? गवर्नमेंट। अब इस क्लास को पढ़ाने के लिए मैंने एक आईपैड खरीदा, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने यूपीएस खरीदा, मैंने कैमरा खरीदा, मैंने पेंसिल खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा, बहुत कुछ खरीदा। आईपैड खरीदा, 1 लाख रुपीस का आईपैड खरीदा। इसके ऊपर 20,000 रुपीज का जीएसटी में एप्पल को पे करके आ गया। जब मैंने एप्पल स्टोर से लिया तो उन्होंने मेरे को बोला 1 लाख रुपए का आईपैड है। उसमें बिल देखा तो 80,000 की प्राइस थी, 20,000 रुपए का, वो 10,000 का सीजीएसटी, 10,000 का एसजीएसटी करके 20,000 रुपए का जीएसटी था। अब मैंने इसी आईपैड से आपको पढ़ाया, मतलब अल्टीमेटली इस आईपैड की कॉस्ट मैंने आपकी फीस में ली कि नहीं ली? पहले बताओ, इस आईपैड की कॉस्ट मैंने आपकी फीस में ली कि नहीं ली? मतलब जो मैं आपसे 10 लाख रुपए की फीस ले रहा हूं, उसमें इस आईपैड की कॉस्ट शामिल है कि नहीं है? डिप्रिसिएशन शामिल है, यस और नो? शामिल है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 10 लाख रुपए के ऊपर 1,80,000 का जीएसटी भरूं, और मैं आईपैड पे ऑलरेडी 1 लाख रुपए के ऊपर 20,000 का जीएसटी भर चुका हूं, तो उस 10 लाख के कंपोनेंट में 1 लाख की जो आईपैड की कॉस्ट शामिल है, उसके ऊपर तो मैं डबल बार जीएसटी भर रहा हूं। एक बार तो मैंने खरीदते समय भरा, और एक बार आपने उस पर भरा, मतलब गवर्नमेंट को एक ही चीज के ऊपर 2 बार जीएसटी मिल गया। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप बच्चों को पढ़ाने में जितनी भी चीजें खरीद रहे हो, उन सब के ऊपर जीएसटी भर के आ रहे हो, वो सारा टैक्स हम आपको वापस कर देंगे। क्योंकि 10 लाख रुपए में वो जुड़े हुए हैं, और 10 लाख रुपए में आप जब वो टैक्स भरोगे तो अल्टीमेटली हमको उन सब चीजों के ऊपर जीएसटी वापस मिल जाएगा। आज अगर मैं 10 लाख की फीस आपसे ले रहा हूं, तो उस 10 लाख में मैं एसी, आईपैड, सब की कॉस्ट चार्ज कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में कर रहा हूं, वट एवर इज द कॉस्ट, नोट्स वोट्स सब मिला के 10 लाख रुपए की फीस में आपसे ले रहा हूं। अब अगर गवर्नमेंट को 10 लाख के ऊपर जीएसटी पूरा मिल रहा है, तो इन सब के इनपुट पे लगे हुए जीएसटी का मुझे वापस मिलना चाहिए, यस और नो? क्योंकि अगर मैं नहीं लेता हूं तो बताओ वो चीज डबल बार टैक्सेशन में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार आईपैड पे भी लग गया, और एक बार यही आईपैड आपकी फीस में जुड़ के आया, उस पर भी लग गया, तो एक ही चीज के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेज कि अगर तूने 20,000 रुपए टैक्स आईपैड पे भर दिया है,
कितना टैक्स आईपैड पे भर दिया है? 20,000। और अब तुझे 1,80,000 का टैक्स भरना आ रहा है, तो हम तुझसे 160 ही वापस लेंगे, एक 80 मत देना। जो 20 दे चुका है वो तू तेरी जेब में रख ले। मतलब इसको ऐसे समझना कि ये मेरी पॉकेट से 20,000 रुपीज का टैक्स गया आईपैड खरीदने पे गया, और आपकी फीस में मुझे 1,80,000 रुपए का टैक्स आया। सरकार की नजर इधर है कि मुझे 1,80,000 दे दे ठाकुर। मैं बोलता हूं रुक, इसमें से पहले 20 में निकाल के अपनी जेब में डालूंगा, क्योंकि मैं टैक्स तुम्हें पहले ही, तो ये 20 निकाल के मैं इधर डालूंगा। अब बताओ मेरी इस पॉकेट में कितने पैसे बच गए? यही मैं गवर्नमेंट को दूंगा। अब मुझे बताओ, जो 20 मैंने आईपैड पे दिए थे, गए थे, वो 20 वापस मेरी जेब में आ गए, आया ना? मतलब अभी आईपैड मुझे 1,00,000 रुपए का नहीं पड़ा, 80,000 का ही पड़ा। तो मुझे बताओ, जो आईपैड पे लगे हुए जीएसटी है, उसको कॉस्ट मानूं कि नहीं मानूं? कॉमन सेंस लगाओ, उस 20,000 रुपए के जीएसटी को कॉस्ट मानूं कि नहीं मानूं? क्यों नहीं मानेंगे कॉस्ट? यार जेब से गई हुई चीज अगर जेब में वापस आ जाए, मतलब अल्टीमेटली वो जेब से गई नहीं है। अरे कोई 10 रुपए ले और आधे घंटे बाद आपको वापस दे दे, तो आप क्या बोले, और 10 का नुकसान हो गया, ले गया। अरे दे भी तो गया, तो ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, मतलब ना इनकम है ना लॉस है, ना कॉस्ट है। यस और नो? इसका मतलब अगर, लेकिन हाँ एक खास बात है, आप जाओ एप्पल स्टोर पे, खरीदो आईपैड, कितने का पड़ेगा? आपको 1,00,000 का ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे इस आईपैड को किसी और बिजनेस में यूज करके उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है। इसलिए मुझे वो आईपैड पे 20,000 रुपए की कॉस्ट कम पड़ गई, लेकिन आपको कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जाओगे खरीदने तो आप तो उस आईपैड को एज ए कंज्यूमर पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे, तो आपको आगे जाके उस आईपैड को कहीं प्राइस में जोड़ के अगले कस्टमर से जीएसटी लेना नहीं है। और जब आपको अगले कस्टमर से उस चीज के ऊपर कोई जीएसटी लेना ही नहीं है, इट मींस आपके लिए आईपैड की कॉस्ट जो 1,00,000 है वही है। इसीलिए मैंने एक लाइन लिख दी, एक्सक्लूड सिर्फ तब होगा जब क्या अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब अगर मेरे को इस चीज की आईटीसी नहीं मिल सकती ना, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल वॉच, ये मैं बिजनेस यूज आइटम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं बोलता बच्चों को पढ़ाने मेरे को वॉच काम आ रही नहीं आ रही, घड़ी देखने काम आते हैं, घड़ी तो 100 रुपए की भी आती है, 50,000 की घड़ी लेने की जरूरत थोड़ी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एप्पल वॉच मेरे लिए बताओ क्या है, मतलब बिजनेस यूज है या नहीं है? नहीं है। तो क्या इसको मैं आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता हूं? नहीं। तो इसके लिए एप्पल वॉच पे लगे हुए जीएसटी की मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मेरे को आईपैड के ऊपर लगे हुए, इस कनेक्टर के ऊपर लगे हुए, इस कंप्यूटर के ऊपर लगे हुए, इस यूपीएस के ऊपर लगे हुए, इस प्रोजेक्टर के ऊपर लगे हुए, इस एसी के ऊपर लगे हुए, इस कैमरे के ऊपर लगे हुए, इस फर्नीचर के लगे हुए जीएसटी की आईटीसी मिल जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें कहां यूज आ रही है? बिजनेस में काम आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिन जिन चीजों की आईटीसी मिलती है वहां आप टैक्स को कॉस्ट का पार्ट मत मानना, क्योंकि गया हुआ पैसा आपकी जेब में वापस आ गया है। तो अब आपको फाइनली क्या याद रहेगा, क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो कॉस्ट नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट है। क्या बोला, वापस बोलना? आईटीसी अवेलेबल है तो कॉस्ट नहीं है, और आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, इंक्लूजन में एक आइटम और लिख देता हूं, इसका नाम है कस्टम ड्यूटी। और आपको पता है कस्टम ड्यूटी में इंक्लूजन में क्यों लिख रहा हूं? उसका कारण है क्योंकि इस पे कभी आईटीसी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट बोलती है इंपोर्ट हो रहे सामान पे हम तुम्हें दिए हुए टैक्स पे, बॉर्डर पे लगे हुए टैक्स का कोई आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम्हें उसका आईटीसी दे देंगे तो फिर इंपोर्टेड सामान महंगा ही नहीं होगा। अगर इंपोर्टेड सामान को महंगा करना है तो इसका मतलब उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलनी चाहिए। और आईटीसी कब नहीं मिलेगी? तो अगर नहीं मिलेगी तो बताओ वो चीज आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। इसीलिए कस्टम ड्यूटी की आईटीसी कभी भी नहीं मिलती है, पर क्योंकि जीएसटी लोकली खरीदा है तो उस चीज की आपको आईटीसी पूरी की पूरी मिल जाती है। इंपोर्ट करने पे लग रहे कस्टम ड्यूटी की आपको कोई आईटीसी नहीं मिलती, क्योंकि इसीलिए हम लोग देखते हैं
लोग बोलते हैं अरे यार, बोलते बहुत महंगा है, बोलता इंपोर्टेड है सर इसलिए महंगा है। तो इंपोर्टेड में ऐसा क्यों महंगा हो गया? क्योंकि कस्टम ड्यूटी लग गई। तो सर आईटीसी मिल गया होगा ना, उसको कॉस्ट क्यों बना रहे हो? नहीं मिलता आईटीसी, इसलिए कॉस्ट बनाया उन्होंने। अगर 100 की चीज पे 40 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी पे करिए तो बताओ इंडिया में उसकी कॉस्ट क्या मानोगे? 100 की 140, 100 की 140, 140। आप उस 40 रुपए की कस्टम ड्यूटी की आईटीसी नहीं मिलती, मतलब उसे कॉस्ट का पार्ट मानना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर एक्सक्लूजन्स में और क्या आएगा एक बार ये बता दो। आप मुझे बताओ ऐसे कौन से पी&एल के अंदर खर्चे आपको दिखते हैं जिसका प्रोडक्ट और सर्विसेज से कोई कनेक्शन ही नहीं है? एबनॉर्मल लॉसेस, मैं आपको बताना चालू करता हूं सारे खर्चे जो आप एक नॉर्मल पी&एल में देखते हो जिसका प्रोडक्ट सर्विस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या। एबनॉर्मल लॉस, सैलरी का तो प्रोडक्ट सर्विस से कनेक्शन है ना मैडम। आपने क्यों रख रखे एम्प्लॉइज? ऑपरेशंस के लिए तो रखे, बिजनेस के लिए तो रखे हुए, तो प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए हो गया ना। एबनॉर्मल लॉस में बताता हूं, इनकम टैक्स, डिविडेंड, डोनेशंस, बैड डेट्स, गुडविल राइट ऑफ, ये सब फाइनेंशियल आइटम्स है। इनका प्रोडक्ट के बनाने और बेचने से कोई, ये सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स है या इनका प्रोडक्ट के बनाने बेचने के कारण कोई लाइबिलिटी नहीं। अब डोनेशन है साहब, मेरी मर्जी पड़ी मैंने इसको डोनेट कर दिया, तो क्या कस्टमर से ले लोगे क्या उसका पैसा? बोले तुमको तुम्हारे पाप काटने थे, तुमने दान दिया, तुम्हारी जेब से दो ना, वो पैसा कस्टमर से ले लोगे क्या कॉस्ट मान के कि मेरे को लग गया जेब से? भाई तेरे को पाप काटने तेरी जेब से भरना, कस्टमर से थोड़ी ले सकता है। डिविडेंड, डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, आपने प्रॉफिट लिया तो है कस्टमर से, उसी को तो बांट रहे हो, तो उसके लिए अलग से कॉस्ट थोड़ी मानोगे, उसकी जेब से गया थोड़ी पैसा होता, आपका कमाया हुआ पैसा बांट रहे हो। बेड डेट आपकी गलती है, आपने गलत आदमी को पैसा दे दिया। क्या एक का डूबा हुआ पैसा दूसरे कस्टमर देगा क्या? वो बोलेगा साला एक आदमी पैसे खा के चला गया, अब कंपनी उसका पैसा मुझसे ले रही है। मैं ऐसे कस्टमर, ऐसे ऐसे कंपनी से माल ही नहीं खरीदूंगा जो मुझसे उस चीज का पैसा ले जो दूसरी जगह डूब गया उसका। तो बेड डेट का पैसा कस्टमर से लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अरे इन सब में वैल्यू एडिशंस क्या है? कुछ भी नहीं ना। क्या प्रोडक्ट को कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हो? नहीं। क्या प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूएशन बढ़ पा रहा है? नहीं। कस्टमर को कुछ मिल पा रहा है? नहीं। तो उस चीज का फिर पैसा आप कैसे ले सकते हो कस्टमर से? एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल आर आइटम्स आर फाइनेंशियल आइटम्स, और इसीलिए इन सब चीजों को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। ये है लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स, जो चीजें हमारे कॉस्ट के अंदर नहीं आती है। इंक्लूजन में तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं खत्म करने जाऊंगा तो 50-100 आइटम्स निकल के आ जाएंगे, वो तो हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन एक्सक्लूजन्स में छोटी ही लिस्ट है, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं जो आप लोग आपके अकाउंट्स के अंदर देखते हो कि पी&एल के अंदर आते हैं, पर इन सब का आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जी सर बताइए। लॉस ऑन सेल भी इधर ही आएगा, क्योंकि ये भी कस्टम, मेरे को बताओ मैंने मशीन बेच दी, तो मशीन बेचने का नुकसान डेप्रिसिएशन थोड़ी है। आप डेप्रिसिएशन को कॉस्ट मान सकते हो, लेकिन मशीन बेचने का नुकसान तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन है। क्यों बेची? आपको नहीं बेचनी चाहिए थी, और अगर बेची और आपने लॉस किया मतलब आपने डेप्रिसिएशन गलत लगाया, डेप्रिसिएशन गलत लगाया तो भी आपकी गलती है, तो कस्टमर क्यों इसका पैसा भुगतेगा? तो प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ये भी सब फाइनेंशियल आइटम्स है, ये भी आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। बताओ किसी को यहां तक किसी भी तरह की कोई तकलीफ है? कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो फटाफट बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो भी आप फटाफट बता सकते हैं। नहीं? आरएनडी का एक और एग्जांपल, बहुत सारे आरएनडी, मतलब आरएनडी के एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं ना। डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजिकल आरएनडी, फार्मा आरएनडी, हर जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं ना, तो सब कॉस्ट किससे ली जाती है? कस्टमर से ली जाती है। आज में आप कोई भी यूनिक प्रोडक्ट देखना हमेशा महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनी ने रिसर्च में बहुत पैसा खर्च किया होगा, तो सारा पैसा किससे लिया जा रहा है? कस्टमर से लिया जा रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड ही अपने आप में आरएनडी का मतलब वही खर्चा है। रिसर्च स्टाफ की सैलरी, लैब का खर्चा, वो सब आपके आरएनडी कॉस्ट के अंदर आ जाएगा ना। ठीक है। कार बनाने की जो आरएनडी होती है इतनी सारी, तो उस कारण कार महंगी होती है। आप देखो कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर मर्सिडीज लेके आती है तो कार फिर महंगी कर देता है। तो उनके पास रिसर्च तो है, लेकिन वो उसका पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप लोगों से। और कुछ किसी को पूछना है? ऑनलाइन बेड डेट का लॉजिक मैंने बता ही दिया कि कस्टमर का पैसा डूबा तो क्या और कोई कस्टमर की कॉस्ट बढ़ा दोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। मुझे नहीं पता था कि आपकी बैच 6 तारीख से 5 तारीख से चालू हो रही है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं 3 महीने पहले ही मेरे कुछ इंटरनेशनल टिकट्स बुक करा दिए थे, तो मैं एक्चुअली 1 वीक के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं 2 दिन रुक गया इस कारण से, ताकि आप लोगों को एक बार मैं
डेमो लेक्चर्स बता दूं कि भैया ये मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए, पर मुझे आज ही शाम को फ्लाइट पकड़ के बाहर जाना है। सो मैं अब आपको वापस मिलूंगा 15th को। आई एम नॉट हियर फॉर 7 days, सो अब मैं आपको मिलूंगा 15 तारीख को। अब वो क्या हो गया, हर 3-3 महीने में अटेम्प्ट आने लग गए, तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता है कब रिजल्ट आएगा और कब बैच अनाउंस हो जाएगी। तो मैंने 4 महीने पहले ही इंटरनेशनल टिकट्स करा ली, तो शिफ्ट भी नहीं करा सकता मैं। सो आई विल बी अगेन रिज्यूम योर क्लासेस फ्रॉम 15th, पर बाकी सारी क्लासेस आपकी चलती रहेगी। रोहित सर, सागर सर, नाटा सर, और कुछ दिनों में तरुण सर भी आपको डेमो स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी क्लासेस आगे कंटिन्यू मिलेगी। मैं आपको मिलूंगा 15 तारीख को, एंड तब तक आप लोग सेटल भी हो जाओगे, और मैं फिर फुल फ्लेजेड तरीके से आप लोगों को रोज 1.5-2 घंटे की जो क्लास होती है वो लेना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीक। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू गाइज।